आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 बीपीटी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें बीपीटी को समझना होगा, और बीपीटी को समझने के लिए आपको बताया गया है क्लास में कि बीपीटी की चर्चा जब भी की जाए आपके मन और मस्तिष्क में एक त्रिभुज का डायग्राम बनना चाहिए। यहाँ आप देख भी रहे हो, एक जो ग्रीन एरिया दिख रहा है त्रिभुज ए बी और सी का है। इसको एक रेखा जो है पी और क्यू बिंदु पर काट रही है। अब यहाँ पर कंडीशन यह है कि यदि, यहाँ मैं कह दूं, यदि पी क्यू समांतर बी सी है, मतलब अगर यदि पी क्यू समांतर बी सी दिया गया है तो आप कह सकते हो कि कटने वाली भुजाओं के अनुपात सदैव बराबर होते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ए पी बटा पी बी। ए पी दिख रहा है आपको, ये रहा ए पी और ये रहा पी बी। ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला ए क्यों आ गया ए पी के साथ, नीचे वाले के साथ मतलब पीबी के साथ नीचे वाले के साथ नीचे वाला, तो पीबी के साथ हो गया क्यू सी। ये अनुपात आपके सामने आ गया। तो अब एक बार पुनः बीपीटी को वापस अगर हम ड्रॉ करना चाहिए, मैं आपसे कहूँ कि ड्रॉ कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। और ट्राइंगल बनाने के बाद में आप उसका नामकरण करेंगे ए बी और ये सी। अब कोई रेखा है जो त्रिभुज को भुजाओं को कितने बिंदुओं पर काटेगी, दो बिंदुओं पर काटेगी। दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर, नाम दे दिया इनका पी और क्यू। और बीपीटी कहती है समांतर है तो अनुपात बराबर, अर्थात पी क्यू समांतर बी सी दिया गया है तो आप कटने वाली भुजाओं के अनुपात बराबर कर सकते हो। मतलब ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। और अगर मैं इसी के अपोजिट आपको बोलूं बीपीटी का विलोम, बीपीटी का विलोम केवल इसका उल्टा करना है। बीपीटी में समांतर दे रखा होता है, अनुपात बराबर करते हो। बीपीटी के विलोम में आपको अनुपात बराबर देगा, अनुपात बराबर देगा। और आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है यहाँ पर समांतर, मतलब त्रिभुज आएगा। इस बार आपको दिया गया है अनुपात बराबर, अर्थात इस डायग्राम के अंदर अगर मैं कह दूँ ए पी बटा पी बी बराबर है ए क्यू बटा क्यू सी, यानी अनुपात बराबर है, तो समांतर कौन होगा, वो रेखा और तीसरी भुजा, अर्थात पी क्यू समांतर बी सी। उम्मीद है आपको बीपीटी समझ में आ गई होगी। बीपीटी पर आधारित प्रश्न करने से पूर्व आपकी बीपीटी क्लियर होनी चाहिए और बीपीटी का विलोम याद करने का तरीका आपके पास। बीपीटी को याद करने का तरीका है समांतर है तो अनुपात बराबर, बीपीटी का विलोम अनुपात बराबर तो समांतर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ एक आकृति दी गई है 6.17 जो आपको दिख रही है। दो आकृतियाँ हैं यहाँ पर, पहली और दूसरी। इनमें आपको जो दिया गया है डी समांतर बी सी दिया गया है। पहले में आपको इसी याद करना है और दूसरे में ए डी। फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहला ज्ञात करते हैं, पहले का पहला। अगर आप एक बार त्रिभुज जो दिख रहा है पहले के पहले में सॉल्यूशन के अंदर एक बार त्रिभुज अपने व्यवस्था अनुसार बनाएं। गणित में अगर डायग्राम बनने की संभावना है तो बनाए भी। अब यहाँ बन रहा है डायग्राम त्रिभुज का, नाम लिख दो ऐसे कैसा, ए बी सी। अब लिखा हुआ है इस बी सी के समांतर क्या हुआ, डी ई है, तो ऊपर डी ई से काट दो, एज इट इज काट सकते हो। ये सर ये हो गया यहाँ पर एक पॉइंट तो हो गया डी का और एक पॉइंट ये हो गया ई का। अब आप कुछ मान पुट कर रखे हैं इन्होंने, ऊपर वाले में मान पुट कर रखा है इन्होंने 1.5, नीचे वालों में 3 और इसके ऊपर वाले में 1। इसमें कोई मान नहीं है, इसी में कोई मान नहीं है।
और ज्ञात करने के लिए भी इसी को बोल रहा है। जिसका मान ज्ञात करना है वो भी कौन है, इसी है। वो भी कौन है, इसी। यह आपको दिया गया है। जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपको दिया गया है और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। लिखा हुआ है प्रश्न में, देखो फर्स्ट में कौन सा वैल्यू ज्ञात करनी है, इसी की। तो अब आपको ये बताओ, इसमें एक बात और बोली इसने कि भैया डी समांतर बी सी है। अर्थात यहाँ पर एक बात और बोल रखी है इसने कि भैया जो डी दिख रहा है वो किसके समांतर है, बी सी के। मैंने आपको सॉल्यूशन करने से पहले ही बता दिया था कि बीपीटी जब भी लगाओ तो देख लो कि समांतर दे रखा है क्या। अब समांतर किसे दे रखा है, डी समांतर बी सी। जो समांतर दे रखा है उनको क्रॉस कर दो, मतलब ये अनुपात में शामिल नहीं है। अब किसका मान ज्ञात करना है, इसी का। अब ये बताओ अनुपात किस प्रकार लगाने, मतलब मान को देख लो और किसका मान ज्ञात करना है उस आधार पर आप व्यक्त करो। जैसे यहाँ पर छोटा बड़ा, अर्थात ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब हम अनुपात किस रूप में लेंगे, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला, नीचे वाले के साथ नीचे वाला। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर बताएंगे कि हमें दे रखा है डी समांतर बी सी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी समांतर बी सी। अगर ऐसा है, प्रश्नानुसार ऐसा है, तो बीपीटी कहती है समांतर है तो अनुपात बराबर। अब बीपीटी से आप क्या लिखेंगे, समांतर कौन है, डी समांतर बी सी। तो अनुपात किसके बराबर होंगे, कटने वाली भुजाओं के। कटने वाली भुजाएं ए बी और ए सी। अनुपात कैसे लेने, ऊपर वाला नीचे वाला। तो यहाँ पर अनुपात हो गया ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये अगर ए ई बटा ई सी के बराबर होगा तो इनकी वैल्यू तो पता है आपको, ए डी की पता है, डी बी की पता है, ए ई की पता है, इसी की नहीं पता। तो अब इसी की वैल्यू पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आ गया, चर्चा फिर करता हूँ। जो प्रश्न में दे रखा है मैंने एज इट इज डायग्राम बनाया है। फिर इसने एक तो बोला है कि डी समांतर बी सी, मैंने यहाँ लिख दिया है कि डी समांतर बी सी। पहले में इसी का मान ज्ञात करना है, इसी दिख रहा है मुझे। मान दिए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला ज्ञात करना है, मतलब अनुपात भी आपके इसी रूप में लगेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा त्रिभुज एबीसी में क्या समांतर दे रखा है वो लिख दिया, और फिर बीपीटी। समांतर है तो अनुपात बराबर, इसलिए बीपीटी लगाई है और अनुपात बराबर मैंने कर दी। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब तक आपने देखा कि बीपीटी लगाने पर ए डी बटा डी बी किसके बराबर आ रहा है, ए ई बटा ई सी के। तो अब आप पहले मान पुट करो, ए डी का मान कितना है, ए डी दिख गया, ए डी का मान है 1.5। डी बी का मान, डी बी दिख रहा है, डी से बी कितनी वैल्यू है 3। ए ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू दिख रही है 1, और ई सी का मान हमें पता नहीं है। जिसका मान पता नहीं आप उसे x भी पुट कर सकते हैं, और x पुट नहीं करना चाहें तो आप उसे इसी की जगह इसी रख लीजिए। अब एक बात आपको नोट करवाई थी, जिसका मान ज्ञात करना है वो सदैव किस में होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। ये कहाँ बैठा है, हर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पक्षांतरण वाला नियम फॉलो करो, या तो आप पक्षांतरण करके इसी को अंश में लेके आओ, या फिर व्युत्क्रम कर दो। इसी नीचे तो इसे उल्टा करेंगे तो इसी ऊपर गया तो एक कहाँ जाएगा, नीचे। अगर इस पक्ष को उल्टा किया है तो इसको भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अर्थात 3 नीचे था तो ऊपर, और 1.5 ऊपर था तो नीचे। ये जो मान मिला है वो आपको व्युत्क्रम करने पर मिला है, अर्थात उल्टा करने पर। ये जो वैल्यूज मिली है आपको व्युत्क्रम करने पर मिली है। अगर इतना आप कर सकते हैं, जिसका मान ज्ञात करना है वो ऊपर आ गया, मतलब इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक का किसी भी संख्या में भाग दो या किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक का इसी में भाग गया, इसी रह जाएगा। अब बात आती है 3/1.5। अब मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नीचे दशमलव है तो 0 ऊपर बढ़ेगी। दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक। तो कितने से गुणा ऊपर, 10 से गुणा। तो आप कहेंगे 3 × 10 / 15 बराबर इसी।
अब 5 से कट रहा है, देखो 5 दूने 10, 5 तीन 15, 3 से 3 कट गया। तो इसी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई 2। इकाई यहाँ दे रखी है सेंटीमीटर, तो इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो सवाल समझ में आ गया होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बना के बता देता हूँ। हाँ, इसकी गणना में आपको समस्या आएगी ज़रूर, क्योंकि अगर आपके दशमलव के जोड़ बाकी या गुणा भाग आपको नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है। त्रिभुज का नाम वही ABC है और इस बार इसको काट रहा है DE। ज़रूरी नहीं कि जैसा बुक में दिया है हूबहू वैसा बने, बस नामकरण वैसा होना चाहिए और जो चीज़ें दी गई उन्हें यथावत रखना है। बाकी डायग्राम आपका ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको AD का मान ज्ञात करना है। फाइंड जो करना है, ज्ञात करना है, वो है AD की वैल्यू। ये जो चीज़ें हैं वो आपको दी गई है। AD का मान नहीं पता, लेकिन BD का मान दे रखा है 7.2। AE का मान दे रखा है इन्होंने 1.8 और EC का मान दे रखा है 5.4। कोई डाउट इसमें? तो सोल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, समांतर दे रखा है कि किसी को, आप कहोगे सर DE समांतर BC दिया गया है, समांतर वाली भुजाओं को काट दिया। कटने वाली भुजा एक तो AB है और एक AC। यहाँ ऊपर वाले का मान दे रखा है, नीचे वाले का पता है लेकिन ऊपर वाले का ज्ञात करना है। तो BPT जिस फॉर्म में लगेगी आपको पता है BPT कैसे लगेगी, AD बटा DB बराबर आएगा AE बटा EC। AD की वैल्यू नहीं पता है, DB की वैल्यू 7.2, AE की वैल्यू 1.8, EC की वैल्यू 5.4। तो अब करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ ये करना है कि EC की वैल्यू ज्ञात कर AD की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जिसका मान ज्ञात करना है वो कहाँ रहना चाहिए, अंश में रहना चाहिए, और ये पहले से ही अंश में बैठा है। तो अंग्रेज एक तरफ, संख्या एक तरफ, 7.2 यहाँ भाग में है, इधर आके किस में हो जाएगी, गुणा में। तो आप कहेंगे AD बराबर 1.8 बटा 5.4 गुणा 7.2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर अब मैं बात करूँ कि किसी के पहाड़ से कट रहे हैं क्या, तो यहाँ अगर देखो 6 के पहाड़ से काट सकते हो, 6 × 18, ठीक है, कितना आएगा, 6 × 18 था 0.3 आ गया आपके सामने, 0.3, और ये 6 नाम 54 अर्थात 0.9। अब यहाँ अगर मैं सोल्व करूँ इसे, आपके सामने लिखा हुआ है 0.3 गुणा 7.2 और ये हो गया 0.9। तो अगर 9 से काटूँ मैं इसको तो ये तो आ जाएगा आपका कितना, 0.1 और ये आ जाएगा 0.8। अब यहाँ पर गुणा करना है आपको 0.3 का गुणा 0.8 से और भाग लगाना है 0.1 का। चाहो तो आप तरीका 1 दशमलव से 1 दशमलव काट दूँ क्या, कितना बचेगा, दशमलव हट गया इसका, 3 गुणा 8 3 8 24 और 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2.4 आंसर आ गया किसका, AD का। कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब कुछ भैया बहनों को क्या है, यहाँ तक तो वो आ सकते हैं मुझे उम्मीद है, लेकिन ये गुणा भाग में प्रॉब्लम उन्हें लगती है कि ये कैसे करें। सिंपल सी चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर वालों को एक बार ऊपर कर दो एक साथ, 1.8 गुणा 7.2 बटा 5.4, ये एक फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले आप ऐसा करो, ऊपर वाले का दशमलव हटाओ, तो आप कहोगे सर 1.8 को मैं 18 लिख सकता हूँ, तो दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 अंक, तो नीचे कितने से गुणा किया, 10 से गुणा होगा। यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो नीचे कितने से गुणा होगा, 10 से। मतलब ऊपर वालों के दशमलव तो हट गए। अब नीचे वालों की बात करते हैं। अब नीचे दशमलव है तो गुणा कहाँ होगा, ऊपर, कितने से होगा, 10 से, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक। यहाँ आ गया 54, 10 से 10
कट गया है क्या? अगर आप 9 का पहाड़ा बोले, नछंगा 54, 9 आटे 72, क्लियर है। 6 के पहाड़े को बोलेंगे तो 6 एकम 6, 6 ती 18, ऊपर कौन बचा आपको? सर एक तो 3 बचा है और एक 8, तो 3 का गुणा 8 से, और भाग में कौन बचा है? 10, तो यहाँ आ गया 24/10, जो कि हो गया, क्योंकि दशमलव जिस प्रकार आपने हटाया तो लगा भी सकते हो, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 0 है तो 1 अंक के बाद, और इकाई का अंक दाईं ओर से देखा जाता है, तो 1 अंक के बाद लग गया, तो 2.4 सेंटीमीटर, और ये जिसकी वैल्यू है उसका नाम है AD। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद है अब क्लियरली आपको समझ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। पहले जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज PQR मतलब कोई भी त्रिभुज दे दो, PQR बनाओ। अब मैंने मान लो ये लिख दिया P, यहाँ लिख दिया Q और यहाँ लिख दिया R। इसने क्या बोला फिर? PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F। ध्यान देना, क्रमशः का मतलब है आगे वाले के साथ आगे वाला, पीछे वाले के साथ पीछे वाला। PQ पर कौन सा बिंदु है? E, तो यहाँ एक E बिंदु हो गया, और PR पर हो गया F बिंदु। दोनों को आपने मिला दिया ऐसे। आगे बोला गया निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है EF समांतर QR है या नहीं। गिवन है आपके पास इतनी सी बात, ठीक है। अब अगर पहले के लिए बात करें, दूसरे के पहले के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इसमें और भी बात दे रखी है। PE की वैल्यू दे रखी है क्या? देखो PE की वैल्यू दे रखी है 3.9, EQ की वैल्यू दे रखी है 3, PF की वैल्यू दे रखी है 3.6, और FR की वैल्यू दे रखी है 2.4। अगर इतनी बात पता है तो आपको इसमें फाइंड करना है या बताना है भाई EF समांतर QR है या नहीं, ये बात बतानी है। तो सॉल्यूशन जब आप करो, पहली बात बताइए आपको, इस बार आपको समांतर दिया नहीं गया है, बताना है। मतलब क्या बराबर होनी चाहिए समांतर होने के लिए? याद करो, आप कहोगे सर अनुपात बराबर होने चाहिए। अनुपात बराबर होने चाहिए समांतर सिद्ध करने के लिए। अनुपात बराबर होने चाहिए समांतर सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर हमें अनुपात बराबर करने के पड़ेंगे। और कौन सी भुजाओं के अनुपात करोगे? कटने वाली भुजाओं के, क्योंकि EF और QR को तो काट दो, अगर ये समांतर हैं तो कभी अनुपात में नहीं आ सकती। तो आप इसके लिए यहाँ लिखो, अब अनुपात लिखना है, एक ऊपर वाला दे रखा है एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो आप यहाँ अनुपात लेंगे, BPT नहीं लगेगी यहाँ BPT तो लगेगी नहीं, और BPT का विलोम भी तब लगेगा जब अनुपात बराबर है। तो आप सीधा बोलेंगे PE बटा EQ बराबर PF बटा FR मत कर देना, क्योंकि EF समांतर QR दे नहीं रखा, आपको पूछ रहा है या नहीं। आप इनकी वैल्यू रखेंगे, PE की वैल्यू 3.9 और PF EQ की वैल्यू है 3, भाग देने पर आ गया 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। अगर इसी संदर्भ में आपसे पूछा जाओ PR भी कट रही है, तो PR का जो अनुपात हो गया वो हो गया सर PF बटा FR। PF की वैल्यू 3.6, FR की वैल्यू 2.4। देखो एक बार 10 से गुणा नीचे होगा, एक बार 10 से गुणा ऊपर, तो मैं 36/24 कर सकता हूँ। कि इसको समझ में आ गया होगा कि अगर 24 का दशमलव हटाया तो ऊपर 10 से गुणा, 36 का दशमलव हटाया तो नीचे 10 से गुणा, 10 से 10 कट गया क्या? अब 36 और 24 6 से कट रहा है, 6 6 36, 6 चौका 24, फिर 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, और 3.2 की वैल्यू होती है 1.5। तो देखो 1.5 और 1.3 बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सी भाषा में जवाब दोगे भैया PE बटा EQ बराबर नहीं है किसके? PF बटा FR के। जब ये बराबर ही नहीं है तो समांतर भी नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में। अब आपको पता है
भाई पी ई बटा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के, और जब अनुपात ही बराबर नहीं है तो आप एंड में बोल सकते हैं अतः सो ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यों आर के। या तो इस प्रकार लिखो या फिर हिंदी में लिख दो ई एफ समांतर नहीं है क्यों आर के। अब हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दूसरे की अगर बात करूं, त्रिभुज वही बनेगा। आगे पढ़ते जाओ आप, लाइन क्या लिखी हुई है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। आगे बोला गया इसमें ई एफ है, पी क्यू पर तो आ गया ई और पी आर पर आ गया एफ। पी की वैल्यू यहाँ दे रखी है 4 और क्यों ई की वैल्यू दे रखी है 4.5। पी एफ की वैल्यू दे रखी है 8 और आर एफ की वैल्यू दे रखी है 9। ऊपर वाला दे रखा है फिर नीचे वाला, ऊपर वाला दे रखा है नीचे वाला। यहाँ पर आपको बताना है, दैट्स आपको यहाँ फाइंड करके या ज्ञात करके बताना है क्या ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो आप सबसे पहले समांतर इन दोनों को करना है आपको। तो क्या बराबर होनी चाहिए समांतर होने के लिए, अनुपात बराबर होने चाहिए। तो आप सबसे पहले त्रिभुज का नामकरण है, त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले कटने वाली भुजाओं के अनुपात निकालेंगे, वो भी अलग अलग, बराबर नहीं कर सकते आप उन्हें। ऐसे मत लिख देना ऐसे पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, फिर चेक नहीं करना है, क्योंकि बराबर आप पहले ही नहीं कर सकते, बराबर आपको बताना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि बराबर आप पहले नहीं कर सकते, अलग अलग मान आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं, इसमें आपको पी ई बटा ई क्यू का वैल्यू पता करना पड़ेगा। आपको सर 4/4.5, अगर दशमलव हटाऊं तो ऊपर कितने से गुणा, 10 से गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, 45 का 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, कितना हो गया 8/, कितना हो गया 8/9। तो अगर आगे चर्चा करें इसी प्रकार क्या मैं पी एफ बटा एफ आर निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे जी सर निकाल सकते हैं। तो पी एफ कितना है 8, एफ आर कितना है 9। क्या दोनों के अनुपात बराबर दिख रहे हैं क्या, और जब अनुपात बराबर दिख रहे हैं इसका मतलब सिंपल सा है कि आप कहेंगे यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो 8/9 माना रहा इनका, और अब ये बराबर हैं तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं अतः बीपीटी के विलोम से, किससे, बीपीटी के विलोम से। आपको बताया भी था अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है तो क्या होंगे वो, बीपीटी के विलोम से अनुपात बराबर हैं तो वो क्या होंगे, समांतर। और समांतर कौन है, ई एफ समांतर क्यू आर। तो यहाँ एंड में लिख देना ई एफ समांतर क्यू आर। यह आपका सवाल हो गया। उम्मीद है आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब दूसरे का तीसरा, सेकंड क्या थर्ड क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम वही बनेगा क्या, आपको भी सर डायग्राम तो वही रहेगा। एक त्रिभुज पी क्यू आर लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले एक पी क्यू आर ले लिया आपने, पी क्यू और आर, और फिर आप आसानी से कह सकते हैं कि सर पी जो है यहाँ पर एक पी क्यू पर तो ई बिंदु है, पी क्यू पर तो कौन सा बिंदु है ई, और इस पी आर पर है एफ बिंदु, दोनों को मिला दो आप। इसके बाद में आपको बताया गया क्या प्रत्येक स्थिति के लिए ई एफ समांतर क्यू आर है। सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पी क्यू पूरे की वैल्यू कितनी है 1.28। फिर आपको पी आर की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 2.56। फिर पी की वैल्यू दी गई है आपको 0.18, और फिर आपको वैल्यू दी गई है पी एफ की, यह है 0.36। तो वैल्यू चेक करके
आप देख सकते हैं। वही बात है, इस बार आपको एक छोटे का और एक बड़े का मान दे रखा है। छोटे के सामने छोटा वाला और बड़े के सामने बड़ा वाला। तो आप अनुपात इस प्रकार लेंगे PE बटा PQ। तो PE का मान कितना 0.18 और PQ का मान है 1.28। देखो दो इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो नीचे कितने से गुणा, 100 से। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो ऊपर कितने से गुणा, 100 से। इसका दशमलव हटी गया 18, इसका कितना हो गया 128। 100 से कट गया क्या, अब 18 कट रहा है किससे, 2 से काट लो पहले। 2 नाम 18, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 9/64। ऐसे ही किसी के साथ करना है आपको, PF के साथ। मतलब PF बटा यहाँ आ जाएगा PR। तो PF की वैल्यू हो गई 0.36 और PR की वैल्यू हो गई 2.56। सबसे पहले 36 पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे कितने से गुणा, 100 से। 36 का दशमलव बढ़ गया। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो ऊपर कितने से गुणा, 100 से। नीचे कितना हो गया 256। 100 से 100 कट गया क्या। अब यहाँ देखो 36 की अगर मैं करूँ बात, तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 6 और 5 11, 3 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, 6 का भी 2 का लगाओ, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 18 आ गया। ये कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16। फिर 2 से कट रहा है, 2 नाम 18, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 9/64, 9/64। इसका मतलब क्या है, सो यहाँ पर बराबर है PE बटा PQ बराबर है PF बटा PR के। और कितनी वैल्यू आ रही है, 9/64। तो आप क्या करेंगे इसमें एंड में, तो आप लिखेंगे BPT के विलोम से। किससे, BPT के विलोम से। यानी अनुपात बराबर तो क्या सिद्ध कर सकते हो, समांतर। मतलब यहाँ आप कह सकते हो EF समांतर QR, BPT के विलोम से EF समांतर QR। उम्मीद है आपको तीसरा भी समझ में आ। ये जो प्रश्न है वो RBSC 2025 की दृष्टि से मुख्य प्रश्न है, तो इसे थोड़ा ध्यान देकर आपको पढ़ना है। प्रश्न इजी है क्योंकि आपका ध्यान सबसे पहले डायग्राम पे जाना चाहिए। आकृति आपको पहले से दे रखी है, तो आकृति बनाना सीख लो। आप मान लो हूबहू नहीं बन रही तो कम से कम सिमिलर तो बनाओ। ABC ऊपर त्रिभुज बना हुआ क्या, सबसे पहले ABC बना लो। ऐसे देखना एक बार, ABC। अब D नीचे है, हूबहू एक और त्रिभुज बनेगा नीचे, मतलब ऐसे D बना लो, कोई दिक्कत, ये बन गया। अब यहाँ देखो CB के समांतर है LM, मतलब इस CB के ये समांतर है किसके, LM के। तो इसके समांतर कुछ खींचना तो इसी की तरह बनाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल ऐसे। और एक इसके समांतर है तो इसके समांतर ऐसे करने के लिए इस प्रकार कर देंगे। अब नामकरण कर दो, इसका नाम दिया रखा है इसने M, इसका दे रखा है L और इसका दे रखा है N। आगे कोई मान नहीं है। अब इसमें जो जो दिया गया है पहले वो पुट डाउन कर लो कि दिया तो गया है, एक तो डायग्राम दिया गया है सर। इसके अलावा हमें दिया गया है LM समांतर CB, LN समांतर CD। मतलब आपको एक तो दिया गया है LM समांतर CB, एक दिया गया है LN समांतर CD। तो फिर आपको प्रूव क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है वो करना है AM बटा AB बराबर सिद्ध कीजिए AN बटा AD के। तो करना यह है आपको कि समांतर दिया है, डायग्राम दिया है, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या सिद्ध करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब प्रूफ करने के लिए ये बताओ, आप समांतर दे रखा है और अनुपात बराबर करवाने के लिए बोल रहा है, कौन सी प्रमेय। इस बार दिमाग में ख्याल आ गया होगा, सर एक प्रमेय बोली थी आपने BPT। जब भी समांतर देता है तो अनुपात बराबर BPT से होते हैं। अब BPT से होते हैं, BPT लगाने के लिए आपके पास कन्फ्यूज़न आ गई, सर यहाँ तो त्रिभुज अजीब सा दिख रहा है। एक अकेला त्रिभुज होता तो पार पड़ जाती है हमारी ऐसे, लेकिन यहाँ पर तो त्रिभुज ही अलग तरीके से दिख रहा है। तो करना क्या है, जो समांतर दे रखा है उसमें जाके ढूंढो LM समांतर CB। LM दिख गया, L से M, तो ये LM हो गया और ये हो गया CB। दोनों को काट दिया आपने,
ये समांतर है और ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं दिख रहा होगा आपको। ये जिस त्रिभुज में आ रहे हैं उसको मैं येलो लाइन के अंदर डॉटेड कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। यहाँ आप ध्यान देंगे, ये येलो में जो कर रहा हूँ ए बी और ये सी, ये ए से बी गया और बी से सी, ये जो मैंने बनाया है येलो लाइन के अंदर, ये त्रिभुज है आपका जिसमें एल एम समांतर सी बी आ रहा है। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले मतलब आपको त्रिभुज ए बी सी लेना है। कौन सा लेना है? त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है आपको? इसमें एल एम समांतर सी बी, और समांतर दे रखा है तो क्या लगाओगे? बी पी टी से, और बी पी टी से आप किसको बराबर करोगे? कटने वाली भुजाओं के अनुपात। कट कौन रही है? एक तो ए बी, और कौन कट रही है? एक कट रही है ए सी। तो आप कहोगे ए बी का अनुपात। अब मैं अनुपात लिखने का तरीका भी बता चुका हूँ आपको। आप कटने वाली भुजाएं ढूंढो। आप कहोगे सर कटने वाली भुजाएं, कटने वाली भुजा कौन कौन सी है इसमें? तो आप कहोगे सर एक तो ए बी है और एक ए सी। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ए। तो शुरुआत कहाँ से कर लो? ए से कर लो। तो इधर ए से कर रहे हो तो इसमें भी ए से, तो यहाँ लिखोगे आप ए एम। अब यहाँ देख लो क्या सिद्ध करना है इसमें। ए एम दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। ए भी दिख रहा है? जी सर बड़ा वाला, मतलब छोटे के साथ बड़ा। तो अनुपात भी किस रूप में लिखने हैं? छोटे के साथ बड़ा। मतलब ए एम के नीचे एम भी मत लिख देना, क्या लिखना? ए बी, क्योंकि सिद्ध कैसे करना है? छोटे और बड़े के रूप में। तो ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए एल बटा ए सी, समीकरण नंबर 1। फिर एक बार ध्यान से समझ लेना कि इस सवाल के अंदर आपको जो दिया गया है वो एल एम समांतर सी बी दिया गया है। मैंने एल एम को काटा, सी बी को काटा और त्रिभुज ढूंढ लिया। त्रिभुज आया ए बी सी, तो मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी दे रखा है, तो बी पी टी से कटने वाली भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा ए एम बटा ए बी। आप कहोगे सर ए एम बटा एम भी आना चाहिए। अरे भाई प्रश्न में क्या सिद्ध करना है उस पर नोट करो आप। छोटे के साथ बड़ा ले रहा है तो हमें भी छोटे के साथ बड़ा लेना पड़ेगा। तो ए एम बटा ए बी किसके बराबर? ए एल बटा ए सी के। अब ये तो चाहिए था, ये मिल भी गया, लेकिन ये ए एल बटा ए सी नहीं चाहिए। अब इसकी तुलना ए एन बटा ए डी से करने के लिए नीचे वाले त्रिभुज के पास जाना पड़ेगा। और नीचे वाले त्रिभुज में कौन समांतर है? एल एन। एल एन दिख गया, एल एन को काट दो और सी डी को काट दो, तो आगे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे, भाई समीकरण नंबर 1 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दे रखा है एन एल समांतर सी डी। देखो यहाँ पर एल एन समांतर सी डी, तो आप कहेंगे सर एल एन समांतर सी डी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ढूंढ लिया हमने किस त्रिभुज में आ रही है? ए सी डी वाले त्रिभुज में आ रही है। मतलब आप कहोगे त्रिभुज ए सी डी में अगर आप बी पी टी लगा देंगे तो एल एन समांतर सी डी आपको दे रखा है, तो आप बी पी टी लगाओगे तो कटने वाली भुजाएं ए डी और ए सी। तो ए डी का अनुपात कैसे लिखोगे? क्योंकि आप जानते हैं हमें छोटा और बड़ा सिद्ध करना है। जैसे ए एन बटा ए डी आपको सिद्ध करना है। इधर देखो तो ए एन छोटा है, ए डी बड़ा है, तो अनुपात भी उसी कैटेगरी के अनुसार होना चाहिए। ए एन बटा ए डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी, और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से आप कह सकते हैं ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, जो आप सिद्ध कर चुके हैं, और यही आपका आंसर है। हैंस प्रूव्ड।